बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है। वो कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लोइंग गैस गिव्स ओनली सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट and why that gas is capable of absorbing the same wavelength, why it is transparent to other wavelength। तीन बातें वो पूछ रहा है। certain wavelengths emit क्यों हो सकती हैं, certain wavelength absorb क्यों हो सकती हैं, और कुछ wavelength transparent क्यों होती हैं, यानी मीडियम उनको absorb क्यों नहीं करता। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पास अगर व्हाइट लाइट का एक सोर्स हो और उस व्हाइट लाइट को जो दिखने में एक कलर व्हाइट नजर आ रहा है उसको मैं प्रिज्म में से पास करूं तो उस कलर का डिस्पर्स होकर डिफरेंट रंग देना ये बता रहा है कि एक्चुअली जो व्हाइट कलर मुझे सिंगल कलर नजर आ रहा था वो एक्चुअली में बहुत सी वेवलेंथ्स का कॉम्बिनेशन था। तो ये जो हमारे पास बना है ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, यानी व्हाइट लाइट के अंदर मौजूद हर वेवलेंथ का इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल रही है। स्टूडेंट्स, इस स्पेक्ट्रम को जहन नशीन कर लें कि अगर व्हाइट लाइट की सारी वेवलेंथ्स हो तो ये चीज बननी है हमारे पास। इसे कहते हैं ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। जरा इमेजिन करें मेरे पास गैस का एक सैंपल है जो कि बहुत लो प्रेशर पर है। मैं इसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करता हूं, यानी कि इसको हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो मैं देखूंगा ये ग्लो करना शुरू करेगी। जब ये ग्लो करेगी तो डेफिनेटली रेडिएशंस एमिट करेगी। मैं उन रेडिएशंस को भी प्रिज्म में से पास होने देता हूं और जब वो रेडिएशंस प्रिज्म में से पास होती हैं तो मुझे स्क्रीन के ऊपर ये पैटर्न नजर आया। आप ये लाइंस गौर से देखें तो ये लाइंस ये बता रही हैं कि ये वो रेडिएशंस हैं जो इस ग्लोइंग गैस ने एमिट की हैं। अभी आप लोगों को मैं इस स्पेक्ट्रम को जो विजिबल लाइट का वैसे स्पेक्ट्रम होता है उससे कंपेयर करके जरा दिखाता हूं। तो विजिबल लाइट में आप देख रहे हैं सारी वेवलेंथ्स हैं, लेकिन जो ग्लोइंग गैस का स्पेक्ट्रम है उसमें आप देख रहे हैं चंद वेवलेंथ्स हैं जो उसने एमिट की हैं। तो ये तो पता चल गया कि एक ग्लोइंग गैस विजिबल लाइट की तरह सारी वेवलेंथ्स नहीं देती बल्कि सर्टेन वेवलेंथ्स हमें देती है जो कि आपको नजर आ रही है यहां पर। अब ये जानने के बाद हम ये देखेंगे कि सर्टेन वेवलेंथ्स क्यों, सारी वेवलेंथ्स क्यों नहीं दे सकते। उसके लिए हमें उस ग्लोइंग गैस को डिटेल में देखना पड़ेगा। तो आइए जूम करते हैं इस ग्लोइंग गैस के एक एटम पर। जब हम इसके एक एटम को देखते हैं तो आप लोग जानते हैं कि इस एटम के गिर्द डिफरेंट सर्टेन ऑर्बिट्स हैं जिनकी पोजीशन फिक्स है। जब इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करते हैं, जब मैंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट पर चला जाता है। अब जब इसने जंप करना है या तो ये निचले ऑर्बिट पर जंप करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, उससे नीचे जंप करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और उससे नीचे जंप करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। और यही वो वेवलेंथ्स हैं जब वो प्रिज्म में से पास करती है तो आपको लाइन स्पेक्ट्रम नजर आता है। तो इसका मतलब उसने सर्टेन वेवलेंथ्स ही क्यों एमिट की, सारी वेवलेंथ्स क्यों नहीं की, क्योंकि उसके ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो सर्टेन है, वो फिक्स है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वही तो उसने एमिट करना है। तो क्योंकि ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है तो वो सिर्फ चंद वेवलेंथ्स ही एमिट कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रीजन फॉर एमिटिंग सर्टेन वेवलेंथ्स क्या है जी। तो मैं कह सकता हूं अ ग्लोइंग गैस कैन ओनली एमिट radiations of certain wavelengths because wavelength का ताल्लुक किससे है, wavelength corresponds to energy difference between orbits, and that energy difference is fixed, and that energy difference is quantized। हम एक वर्ड यूज करते हैं कि कुछ एनर्जी डिफरेंसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं तो फिर कुछ ही वेवलेंथ्स हैं जो एमिट होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो दूसरी बात उसने पूछी है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। जरा इमेजिन करें
स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि अभी मैं ग्लोइंग गैस ले रहा था, लेकिन अब मैं ग्लोइंग गैस की जगह कोल्ड गैस लेता हूं, ठंडी गैस लेता हूं। जब ये ठंडी गैस मैं व्हाइट लाइट के रास्ते में रखूंगा तो व्हाइट लाइट जब इसमें से पास करेगी और फिर वो प्रिज्म में से पास करेगी तो स्क्रीन के ऊपर हमें ये पैटर्न मिला। जरा गौर से देखिए, इस पैटर्न में आपको कहीं पर गैप्स नजर आ रहे हैं, यानी कि ये वो रेडिएशंस हैं जो इस स्क्रीन तक नहीं पहुंची। अगर ये नहीं पहुंची तो ये कहां गई हैं? व्हाइट लाइट में तो ये थी, तो फिर इसकी एक ही वजह बनती है कि ये उस गैस के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जब गैस ने एब्जॉर्ब किया है रेडिएशन, तब भी सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं की, बल्कि सिर्फ ये चंद वेवलेंथ्स हैं जो उसने एब्जॉर्ब किए हैं। तो ये सिर्फ सर्टेन वेवलेंथ्स ही क्यों एब्जॉर्ब किए हैं, इसकी वजह जानने के लिए भी हमें इस गैस के एक एटम पर जूम करना पड़ेगा। आइए इस एटम को जरा गौर से देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि इसके गिट सर्टेन एनर्जी ऑर्बिट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक खास वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट पर जा सकता है, फिर एक और खास वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट पर जा सकता है, फिर एक सर्टेन वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट स्टेट पर जा सकता है। तो सिर्फ ये वही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा जो ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंसेस के साथ मैच करेंगे। यही वजह है कि यही वो वेवलेंथ्स हैं जो वहां पर हमें स्पेक्ट्रम पर मौजूद नहीं मिली, क्योंकि एब्जॉर्ब होगी। तो कुछ वेवलेंथ्स ही क्यों एब्जॉर्ब हुई हैं? क्योंकि एनर्जी डिफरेंसेस फिक्स हैं, तो वही एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है जो दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बनता हो। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपने बिल्कुल इसके ऑपोजिट इसी तरह से लिख लेना। मैं अब इस पे नहीं जाता, मैं अब आपको बताता हूं व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट टू अदर वेवलेंथ्स। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि एनर्जी डिफरेंसेस जो है वो एटम्स के वो फिक्स हैं, तो इसका मतलब एटम सिर्फ चंद वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगर मैं कोई ऐसी वेवलेंथ फेंकता हूं जो किसी भी ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर नहीं है, मैच नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो एटम इसको जाने देगा, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है इस वेवलेंथ के लिए, यानी कि ये वेवलेंथ इसमें इजीली पास कर जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती। बिल्कुल वैसे जैसे ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि वो विजिबल लाइट का कोई पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो लाइट जो है उसमें से बिल्कुल पास कर जाती है विदाउट एब्जॉर्प्शन। यही वजह है कि हमें ग्लास के आर पार दिख सकता है। तो स्टूडेंट्स why it is transparent to other wavelengths? तो इसका आंसर क्या होगा कि some wavelengths do not match the energy difference of any orbit. The energy difference of any orbit, any orbits. Hence gas medium will behave transparent, to those wavelengths, उन वेवलेंथ्स के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इसका आंसर। आइए अब जरा देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एटम इज एक्साइटेड। जब हम कहते हैं एटम एक्साइटेड है, इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स ये बात पहले भी काफी दफा बता चुका हूं, फिर देख लीजिए। आपको मालूम है एटम को जब हम देखते हैं तो एटम में बीच में न्यूक्लियस और इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट ऑर्बिट में मौजूद हो तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त ग्राउंड स्टेट में है, लोएस्ट एनर्जी रखता है। और जब इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी रखता है तो हम कहेंगे एटम भी लोएस्ट एनर्जी रखता है। लेकिन अगर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पर चला जाता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई है। और जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई है तो हमें कहना पड़ता है कि अब एटम की एनर्जी बढ़ गई ओवरऑल। तो असल में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन हम कहते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में। तो एक एटम एक्साइटेड स्टेट में कब होता है? जब उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल को छोड़कर किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाए तो हम कहते हैं कि ये एक्साइटेड एटम है। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एटम इज एक्साइटेड? When
electron of an atom leave its ground state and jump to any higher state से मुराद higher NSG orbit, then electron is said to be excited. असल में किसको कहना चाहिए excited? जिसने जंप किया. Electron is said to be in excited state. Electron is said to be in excited state. Hence, atom is in excited state. तो हम क्या कह देते हैं कि एक्चुअली में इस वक्त एटम एक्साइटेड है. तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एटम के एक्साइटेड होने का मतलब हो गया. आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है. स्टूडेंट्स, आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. कहता है कैन एक्सरेज बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डायफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड. ये जो सारी बातें लिखी हैं ये एक्चुअली वेव्स की प्रॉपर्टीज है. हम लोगों ने पढ़ा कि एक वेव जो है किसी मीडियम से टकराकर वापस पलटे तो हम कहते हैं वेव ने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो किया. और अगर वेव जो है वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर होकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले हम कहते हैं वेव्स ने रिफ्रैक्ट किया या रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो किया. इसी तरह से अगर पैरेलल वेव्स आ रही हो और वो किसी छोटी स्लिट में से पास करें तो वो सर्कुलर हो जाती है. हमने कहा कि ये वेव ने बेंड किया, डाइफ्रैक्ट किया या डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना शो किया. ये सारे फिनोमेना शो करने के लिए चीज का वेव होना जरूरी है. ये कह रहा है कि एक्स रेज क्या ये फिनोमेना शो करेंगे? तो याद रखिएगा एक्स रेज क्या है? एक्स रेज भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उनको भी ये फिनोमेना शो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको वेव कह रहे हैं तो वेव तो इसी बुनियाद पर ही कहते हैं. तो याद रखिएगा सबसे पहले हम आंसर देंगे कि यस, एक्स रेज कैन बी reflected, refracted, diffracted and polarized just like all other waves, जैसे बाकी सारी वेव्स करती हैं. ठीक है जी, तो ये करती हैं. लेकिन याद रखिएगा एक्स रेज को हमने ऐसा क्यों बोला कि ये करेंगे, क्योंकि एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो ये भी वेव्स ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ. बस ये फर्क है कि इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है. आम वेव्स जो आप पानी की वेव्स देखते हैं, साउंड की वेव्स देखते हैं, उनके मुकाबले में इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है. तो ये फिनोमेना तो शो करेंगे. सो दे शो वेव फिनोमेना. वेव फिनोमेना से मेरा क्या मतलब है? वेव फिनोमेना से मेरा मतलब है यही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन. बट क्योंकि बहुत कम है तो ये अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये फिनोमेना शो करेंगे. इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं कि एक्सरे डायफ्रैक्शन करती है, लेकिन एक्सरेज कैन ओनली डायफ्रैक्ट फ्रॉम क्रिस्टल्स. क्योंकि ये इतनी छोटी वेवलेंथ की होती है कि ये कहीं और किसी सुराख में से, किसी स्लिट में से बेंड नहीं हो सकती, डायफ्रैक्ट नहीं हो सकती. ये सिर्फ क्रिस्टल्स में से डायफ्रैक्ट हो सकती है. तो ये सारे वो फिनोमेनन करेगी, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में करेगी. आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेजर्स ओवर ऑर्डिनरी लाइट. आम लाइट सोर्स जो है वो आपको मालूम है कुछ इस तरह से देखते हैं. जैसे ये टॉर्च है, इससे निकलने वाली लाइट आप देख रहे हैं आगे जाते हुए फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है.
लेकिन जब आप लेजर की बात करते हैं तो लेजर से निकलने वाली जो लाइट होती है वो बिल्कुल एक बारीक सी बीम की शक्ल में ट्रेवल करती है। तो वो कहता है इस लेजर का क्या बेनिफिट है ओवर दैट ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। तो पहला बेनिफिट देखते हैं जी। हम देखते हैं कि लेजर के केस में लाइट जो है वो इंटेंस बीम होती है, यानी आप अगर इस टॉर्च की रोशनी में यहाँ पर कोई चीज रख दें तो आप देखेंगे कि रोशनी उस पर पड़ेगी लेकिन वो चीज बर्न नहीं होगी, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, किसी एक पॉइंट पर एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी चीज को लेजर के रास्ते में लाएं तो आप देखेंगे जो लेजर है वो उस चीज में इवन सुराख भी कर सकती है, होल भी कर सकती है, उसको कट कर सकती है, क्योंकि लेजर जो है वो बहुत इंटेंस बीम ऑफ लाइट है, उसमें एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ये हो गया पहला फायदा। इट इज मोनोक्रोमेटिक। दूसरा फायदा क्या है, आम जो लाइट सोर्स आपके घर में भी होते हैं आप देखते हैं कि उनसे व्हाइट लाइट जिसमें बहुत सी वेवलेंथ होती है वो एमिट हो रही होती है। लेकिन जब हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर में जो हमें कलर नजर आता है वो बिल्कुल प्योर सिंगल कोई एक कलर होगा, जैसे इस केस में रेड नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ये दे सकती है। दूसरी बात, इट इज यूनिडायरेक्शनल। आप देखेंगे कि टॉर्च जो है वो हमारे पास उससे जो रोशनी निकलती है वो आगे जाते हुए फैल रही है, लेकिन जो लेजर से रोशनी निकल रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल बीम की शक्ल में चल रही है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जा रही है सारी रेज। तो ये यूनिडायरेक्शनल भी होती है। फिर कोहेरेंट भी होती है। कोहेरेंट का आसान मतलब मैं अगर आपको समझाऊं वो ये है कि अगर आप आम रोशनी देखें तो उस रोशनी के अंदर आपको वेव्स जो है वो इस तरह से नजर आएंगी, फेज डिफरेंस हर वेव के दरमियान कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेजर के अंदर देखेंगे तो लेजर के अंदर आपको जो वेव्स नजर आएंगे, जो फोटॉन्स नजर आएंगे वो कुछ इस तरह से नजर आएंगे कि आप कहेंगे ये बिल्कुल सेम फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है हर वेव में, यानी कि कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट का मतलब होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। लास्ट बात आप देखेंगे अगर हमारे पास लेजर के केस में एक बहुत ही फाइन स्पॉट बनता है, शार्प स्पॉट बनता है, जो कि आपको यहां पर नजर आ सकता है। ये है वो लेजर के फायदे जो आम लाइट हमें नहीं दे सकती। आइए स्टूडेंट्स मजीद आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज का। आइए स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई लेजर एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैंने आपको समझाया था लेजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इस लेक्चर को लाजमी देखिएगा, यहां मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, चंद बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए और ये शॉर्ट क्वेश्चन आप कर सकें। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये दो चीजें, पहले तो आप लोगों के पास अगर एक एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है और आप इस एटम पर फोटोन बम्बार्ड करें तो ये फोटोन एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट पर चला जाता है। एक्चुअली में एटम नहीं जाता इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम यहां पर इस तरह से दिखा रहे हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसे हम कहते क्या है, पहली बात है इसे मैं कहूंगा एब्जॉर्प्शन हुई है क्योंकि फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है। और क्या खुद ब खुद वो ऊपर चला गया? नहीं, मैंने उसको स्टिमुलेट किया है, मैंने उसको कहा है कि वो जाए, तो यहां पर हम कहेंगे ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है। एक ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। अच्छा जरा इमेजिन करें जब हमारे पास ये एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उसके बाद अगर मैं इस पर फिर से एक फोटोन फेंकूं तो ये फोटोन की वजह से ये वापस आएगा और वो फोटोन जो मैंने फेंका और वो फोटोन जो इसने वापस एमिट किया नीचे ग्राउंड स्टेट पर आने की वजह से ये दोनों एक साथ जाएंगे और ये देखा दो फोटॉन्स एक साथ जा रहे हैं, ये हमारे पास बन गई लेजर। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? पहली बात है एमिशन बोलूंगा, और दूसरी बात है यहां पर मैंने इसको मजबूर किया नीचे आने पर, मैंने इस पर फोटोन फेंका फिर ये नीचे आया तो मैं कहूंगा ये स्टिमुलेटेड एमिशन है। तो ये दो प्रोसेस जरा ध्यान से देख लीजिए, एक स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है और एक स्टिमुलेटेड एमिशन है, और लेजर किस में प्रोड्यूस हो रही है? स्टिमुलेटेड एमिशन में। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, मसला क्या है स्टिमुलेटेड एमिशन में? आपके पास एक एटम था और वो नीचे आया तो आपको दो फोटॉन्स मिले, एक जो आपने फेंका और एक जो एटम ने रिलीज किया। लेकिन क्या दो फोटॉन्स इनफ हैं? जब आप देखते हैं हमारे पास लेजर में से निकलने वाली लाइट को तो वो तो बहुत इंटेंस है। इसका मतलब अगर आप इस लेजर के अंदर देखें तो कोई एक दो फोटॉन नहीं बल्कि बहुत से एटम्स जो है वो एक साथ डीएक्साइट हो रहे होंगे फिर जाकर इतने फोटॉन्स निकलते हैं। लेकिन इतने ज्यादा एटम्स कैसे एक साथ डीएक्साइट हो सकते हैं? इसमें एक इश्यू भी है, वो जरा समझते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट है तो एटम्स आपको ज्यादातर ग्राउंड में ही नजर आएंगे क्योंकि चीजें अपनी एनर्जी कम रखना चाहती हैं।
बहुत कम एटम्स आपको एक्साइटेड में नजर आएंगे। यानी एटम्स की जो आबादी है, जो उनकी पॉपुलेशन है, वो यूजुअली ऐसे होती है। मैं कह सकता हूं ये नॉर्मल पॉपुलेशन है, आमतौर पर एटम्स ऐसे रहते हैं। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, मैं तो ये चाह रहा हूं बहुत से एटम्स इकट्ठे वापस डी एक्साइट करें, और इसके लिए बहुत से एटम्स को पहले एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूं कि बहुत से एटम्स एक्साइटेड में हो, कम एटम ग्राउंड में हो। यानी मैं असल जिस तरह से पॉपुलेशन होती है, मैं बिल्कुल उसके उल्ट चाह रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी फिर जब मैं फोटोन फेंकूंगा, तो क्योंकि एटम ज्यादा एक्साइटेड में है तो वो ग्राउंड की तरफ जाएंगे और हमारे पास बहुत से फोटॉन्स हमें मिलेंगे। तो याद रखिएगा ये बात कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों जरूरी है। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन ना हुई, नॉर्मल पॉपुलेशन हुई, फिर जब मैं फोटोन फेंकूंगा, क्योंकि ज्यादा एटम्स ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड में कम है, तो फिर एटम के ग्राउंड से एक्साइटेड जाने में ज्यादा चांस है, यानी एब्जॉर्प्शन होगी, एमिशन नहीं होगी। ये वजह है कि हम सबसे पहले लेजर के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो चूज करते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है कि जब एटम्स ग्राउंड स्टेट में कम और एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो, ताकि लेजर एक्शन जो है वो भरपूर तरीके से हो सके। स्टूडेंट्स, अब मैं इसका आंसर नहीं लिखूंगा, इसका आंसर आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, आर्टिकल में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों होना चाहिए। क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर लेजिंग एक्शन जो है वो नहीं हो सकता। नॉर्मल पॉपुलेशन फिर बता देता हूं, नॉर्मल पॉपुलेशन में जब आप फोटोन फेंकेंगे तो फोटोन जो है वो एटम्स को डी एक्साइट करने की बजाय ज्यादा चांस है एक्साइट कर दे, क्योंकि ज्यादा एटम्स जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। लेकिन अगर हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्ट होगी, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हमने अचीव की होगी, तो फिर जब हम फोटोन फेंकेंगे तो एटम के एब्जॉर्ब करने के चांसेस कम और एटम के डी एक्साइट होकर फोटॉन्स के एमिट करने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।